स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। एज वी हैव रीच्ड द सेकेंड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज, कानूनों को समझने का जो हमारा चैप्टर है, कैसे नए कानून आते हैं, कैसे उनकी ज़रूरत महसूस होती है सोसाइटी में, उसके बाद क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और कानूनों के विषय में अलग अलग चीज़ें हमें जाननी है, उसके दूसरे भाग में हम पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है सेकेंड पार्ट में, अंडरस्टैंडिंग लॉज जो हमारा चैप्टर है उसमें। सो अंडरस्टैंडिंग लॉज में हमारे पास एक स्टोरी है जो कि अक्टूबर 2006, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अक्टूबर 2006 का एक न्यूज़पेपर है जिसको दो महिलाएं पढ़ रही हैं। आइए जानते हैं इस कन्वर्सेशन में और आगे इस पूरी स्टोरी में क्या हो रहा है। सबसे पहले स्टोरी जानते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। स्टोरी में क्या हो रहा है, एक महिला कह रही है दूसरी से, साजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर्स, इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर विमेन। क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? क्या महिलाओं के लिए आज एक बहुत ही महान दिन नहीं है? दूसरी महिला क्या करे, नॉट जस्ट विमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड, इन फैक्ट इट बिगेन विद एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ। तो अब क्या कह रही है एक दूसरी महिला, पहली महिला जिनका नाम कुसुम है, उनको दूसरी महिला क्या कह रही है, साजिया क्या कह रही है। साजिया और कुसुम की बातचीत है जिसमें कुसुम एक लॉ पढ़कर बताती है कि नया कानून पास हुआ है। तो फिर साजिया उसका क्या रिप्लाई दे रही है कि हाँ कुसुम, ये जो कानून है ये बहुत अच्छा है, पर इसमें बहुत टाइम लगा। और बिगिनिंग कहाँ से हुई? सबसे पहले ये जानना कि इस नए कानून की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आवश्यकता को जानने का प्रयास होता है कि ज़रूरत क्या है किसी भी नए कानून की, और उसके बाद नया कानून बनाया जाता है। अब आगे क्या हो रहा है, कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो घरेलू हिंसा जो महिलाओं के प्रति होती है, उसके खिलाफ जो कानून पास हुआ है, उसके लिए ही वो दोनों काम करती थी। तो अब अक्टूबर 2006 के अखबार से पीछे जाके हम अप्रैल 1991 में आ जाते हैं। तो अप्रैल 1991 में एक घटना होती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवंट टोल्ड एनीवन so far, I feel so ashamed, I can't go on like this anymore, but I have nowhere to go। अब क्या हो रहा है, एक एडवाइस मांग रही है एक महिला अपने ऑफिस में बाकी कर्मचारियों से, जो कह रही है कि मेरे साथ बहुत सारी वायलेंस होती है, हिंसा होती है, अब मैं इसको नहीं सह पा रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो दूसरी महिला क्या कहती है, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर in-laws, they verbally abuse me, I have no access to my bank accounts, they may even throw me out। दूसरी महिला कहती है कि मेरा जो बेटा है और मेरी जो बहू है वो मुझे परेशान कर रहे हैं और वो मुझे अब्यूज़ करते हैं, गालियां देते हैं, मेरे पास बैंक अकाउंट का एक्सेस भी नहीं, यानी कि पैसा भी उसके पास नहीं है, उसका खुद का पैसा वो भी उसको लेने नहीं दे रहे हैं, और वो मुझे कभी भी घर से बाहर निकाल सकते हैं। अब आगे क्या हो रहा है, I do not want to go to the police, I just want to stop the violence, I just don't want to be thrown out of the house I am living in। तो वो दोनों ही महिलाएं अपनी समस्याएं बता रही हैं और अपने फियर्स भी बता रही हैं, डर भी। पहले क्या डर बता रही कि मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है, दूसरी क्या कह रही है, मुझे तो बस ये चाहिए कि मुझे मेरे घर से बाहर ना निकालें। यानी कि वो शिकायत भी नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उनको अलग अलग प्रकार के डर हैं, इमोशनल, मेंटल, और वो समस्या का समाधान भी चाहती हैं। तो फिर तीसरी महिला क्या कह रही है, अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस। तो तीसरी महिला कह रही है कि जो मौजूदा कानून है वो क्रिमिनल लॉ है, वहाँ पे ऐसे मामलों की सुनवाई आसानी से नहीं होती है। अब आगे क्या हो रहा है, थ्रू आउट द 1990s, तो 1990s में यानी कि 91 की हमने स्टोरी देखी, उस समय और उसके बाद तक, जब तक ये कानून नहीं बन गया तब तक बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे समाज में। देखते हैं क्या। अब एक पब्लिक हेयरिंग या एक पब्लिक मीटिंग हो रही है महिलाओं की, जिसमें क्या हो रहा है, वी हैव हर्ड टेस्टिमनीज, टेस्टिमनीज मीन्स स्टोरीज,
of several women who have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household and often temporary relief. We need a new civil law to address the issue. तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी आप बीती टेस्टिमनीज आर जो खुद के ऊपर बीती हुई कहानियां हैं वो हमने सुनी, और इस समय ये पता लगता है कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। इस सब का निवारण चाहिए, हमें एक नया सिविल लॉ चाहिए, एक नया कानून चाहिए। तो ये आंदोलन चलते रहते हैं। फिर क्या हो रहा है, इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, तो लॉयर्स कलेक्टिव जो कि एक संस्था है वकीलों की, वहाँ क्या हो रहा है, लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशंस टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। दिस ड्राफ्ट विल वॉज वाइडली सर्कुलेटेड। तो लॉयर्स कलेक्टिव एक ग्रुप का नाम है, वकीलों का एक समूह है, उसने एक नया कानून ड्राफ्ट किया, यानी कि उन्होंने खुद से ये सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है महिलाओं की ये कैसे दूर होगी। उसके लिए उन्होंने कुछ नियम व शर्तें अपने आप बनाई ताकि वो इन मांगों को किसके सामने रख सकें। क्या वकील कानून बना सकते हैं? नहीं। तो फिर कानून कौन बनाएगा? हमारी सरकार और हमारी पार्लियामेंट। तो हमारी सरकार और पार्लियामेंट के सामने क्या चीज़ें उनको रखनी चाहिए, यानी कि कैसा लॉ वो चाहते हैं, उसकी एक ड्राफ्टिंग की उन्होंने। The definition of domestic violence should include physical, economic, sexual and verbal and emotional abuse। तो वो क्या कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन, यानी कि घरेलू हिंसा में क्या क्या आना चाहिए, उसमें वो क्या क्या जोड़ना चाहते थे। उसमें वो जोड़ना चाहते हैं फिजिकल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस और वर्बल और इमोशनल एब्यूज़, यानी कि किसी भी प्रकार का शोषण, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पैसे का हो, और भी कई किसी भी प्रकार का हो, वो सभी चीज़ें उसमें लाना चाहते थे। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन अ शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग इविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। तो वो क्या कह रहे हैं, उसमें सभी महिलाएं आनी चाहिए जो एक घर में रहती हैं और उनको बाहर निकाल दिया जाता है मार पीट के, वो सब चीज़ें उनको बाहर निकालना रुकना चाहिए और उनको घर में रहने का पीसफुली, शांति से, सुरक्षा से, प्रोटेक्शन से रहने का अधिकार मिलना चाहिए। अब तीसरी एक और व्यक्ति उस कमेटी का क्या एडवाइस दे रहा है, व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ। तो क्या हम इसमें कोई आर्थिक रूप से मदद भी रख सकते हैं, यानी कि जो प्रभावित महिला है उसको आर्थिक रूप से मदद भी मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के एडवाइजेस देने के बाद उन्होंने ड्राफ्टिंग की। आगे क्या हो रहा है, मीटिंग वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उन्होंने, वकीलों के समूह ने अलग अलग संस्थाओं के साथ मीटिंग की। उनमें क्या हो रहा है, द वुमेन्स मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून। तो वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि महिलाएं एक नया कानून चाहती हैं, इसलिए पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, इस नए कानून को, जो गवर्नमेंट है उसको नए कानून को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराना है। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2002, बट अब वहाँ पे एक सवाल आ गया है 2002 में। देखिए 1991 से कहानियाँ शुरू हुई, 1990 से, और इतने साल बाद यानी कि 2002 में वो बिल प्रेजेंट हो रहा है पार्लियामेंट में। वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, पहले ये देख लेते हैं क्या हो रहा है। दिस बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जो हमने सुझाव दिए थे। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। जिस प्रेजेंट फॉर्म में ये बिल पार्लियामेंट में नोटिफाई हुआ है डिस्कशन के लिए, उसको हमें अपोज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि कानून के दो पहलू होते हैं, एक होता है बिल और दूसरा होता है लॉ या एक्ट। तो जब किसी मुद्दे को पे जब कानून बनाने के लिए उसके विषय वस्तु को, उसके नियमों को, शर्तों को जब डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में, तब उसको कहते हैं बिल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि महिलाओं के खिलाफ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ एक बिल, उसके खिलाफ एक कानून आना चाहिए। तो कानून से पहले जब सरकार कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करती है पार्लियामेंट में, कानून बनाने से पहले, उसको कहते हैं हम बिल। तो वहाँ पे जो डिस्कशन वो कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ ये वायलेंस हो रही है, ये उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उनको घर में ही रखना है, उनको मॉनेटरी रिलीफ भी देना है, उनको प्रोटेक्शन भी देनी है, ये सारी चीज़ें जब डिस्कस होती हैं पार्लियामेंट में कानून बनने से पहले, यानी कि वोटिंग होने से और राष्ट्रपति के साइन होने से पहले, तब तक वो क्या रहता है, एक बिल, उसको एक बिल कहते हैं। तो एक बिल डिस्कस हो रहा था पार्लियामेंट में जिसको कानून में तब्दील करना था।
परंतु महिलाएं उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। उसके बाद जब बिल को डिस्कशन हो जाता है, उसमें अमेंडमेंट कुछ बदलाव हो जाते हैं या नहीं होते हैं, उसके बाद उस बिल पर वोटिंग होती है, वो दोनों हाउसेज में, लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, उसके बाद वो एक बिल से लॉ बन जाता है या एक्ट बन जाता है। आगे क्या हो रहा है, सेवरल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशंस टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो सुझाव लेती है अलग अलग समूहों से, वहाँ पे अलग अलग महिलाओं की संस्थाओं ने, और जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये एक राष्ट्रीय महिला आयोग है जो नई दिल्ली में है, और उसकी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस राज्य महिला आयोग हर एक राज्य में भी हैं, जो कि महिलाओं की समस्याओं को उठाती हैं और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आंसर्स मांगते हैं, जैसे पुलिस से या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जो किसी महिला ने या महिलाओं ने कंप्लेंट्स की हैं उनका निवारण कैसे हो रहा है। एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज्ड, वी डू नॉट अग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कह रही हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर की जो कमेटी है उससे, यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर से, कि ये जो प्रेजेंट फॉर्म है बिल की हमें पसंद नहीं है, इसमें आप कुछ चेंजेस करें। द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। इसमें कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन यानी कि जिस समय विवाद हो रहा है उस समय बच्चे किसके पास रहेंगे वो भी आपको डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी its recommendations to the Rajya Sabha, sent its recommendation to the Rajya Sabha, and these were also tabled in the Lok Sabha, and the committee's report accepted most of the demands of women's group। तो कमेटी ने जो 2002 में कमेटी ने जो सुनी उनकी बातें, उन सभी को, उनमें से ज़्यादातर डिमांड्स को मान लिया। फाइनली अ न्यू बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2005। फाइनली एक नया बिल 2005 में पार्लियामेंट में आया। आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट। तो जैसे ही वो इंट्रोड्यूस हुआ कानून, उसको बिल बोला गया, उस बिल पे पास कराया गया वोटिंग करके दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद उस बिल को कहाँ भेजा गया, राष्ट्रपति के पास, ताकि वो उस पर सिग्नेचर्स कर दें, अपनी एक्सेंट दे दें, उस पर असेंट दे दें, और वो एक बिल एक लॉ में चेंज हो जाए। तो फिर क्या हुआ, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006। तो कहानी शुरू से समझते हैं। 1991 में प्रॉब्लम हुई, कुछ महिलाओं को, और भी बहुत सारी महिलाओं को, वो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स थे। उसके बाद 2002 में एक बिल आता है पार्लियामेंट में, उस बिल पर डिस्कशन होती है। वो बिल महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशंस को और लॉयर्स को पसंद नहीं आता है। उस बिल में कुछ चेंजेस प्रपोज करते हैं, वो चेंजेस मान लिए जाते हैं। 2005 में फिर से बिल आता है, उस बिल को पास कर दिया जाता है 2005 में, और 2006 में वो एक कानून में तब्दील हो जाता है। अब आगे क्या है, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006, अक्टूबर 2006 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस न्यू लॉ, द लॉ is a first in recognizing a woman's right to a violence free home and provides a comprehensive definition of domestic violence। तो ये एक नया कानून है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एक विस्तृत डेफिनेशन दे रहा है, परिभाषा दे रहा है कि घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और कैसे उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर कोई इस लॉ को वायलेट करता है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार की सजा या कितना इकोनॉमिक फाइन या पैसे का मॉनेटरी फाइन लगेगा। This is a civil law aimed at providing relief to millions of women, including wives, mothers, daughters, and sisters, affected by the violence in their homes। तो हमने एक पूरी कहानी देख ली कि कुछ घटनाएं हुई देश के अलग अलग हिस्सों में, उन घटनाओं को, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई, और भी अलग अलग प्रकार के अब्यूजिव और टॉर्चर्स हुए, जिसको लेकर महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। फाइनली गवर्नमेंट ने उस इशू को उठाया, गवर्नमेंट ने डिस्कस किया, गवर्नमेंट ने उसको पार्लियामेंट में प्रपोज किया, पार्लियामेंट में बिल पे डिस्कशन हुई, वोटिंग हुई, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने अपनी हामी भरी, अपने सिग्नेचर्स किए, उसके बाद वो एक नए कानून में तब्दील हो गया। तो हमारे देश में ये प्रोसेस है या प्रोसीजर है नए कानून आने का। अब आगे क्या हो रहा है, दिस लॉ इज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ women to live in a shared household. Women can get a protection order against any further violence. Women can get monetary relief to meet the expenses including medical costs। बाकी क्या हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा लॉ है,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। इससे महिलाओं को सम्मान के साथ रहने का एक घर में अवसर मिलेगा और उनके खिलाफ सभी प्रकार की वायलेंस बंद होगी। साथ ही साथ उनको जिस भी प्रकार की मॉनेटरी या पैसों की आवश्यकता है अपनी अलग अलग डिमांड्स के लिए, इंक्लूडिंग मेडिकल डिमांड्स, उन सभी के लिए उनको पैसा भी मिलेगा। नाउ बिगिंस अनदर लॉन्ग जर्नी। अब एक और नई जर्नी स्टार्ट हो गई है। Yes, now the government has to ensure that this law is implemented and enforced. अब क्या जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर कि उन्होंने ये कानून तो बना दिया है, पर उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो चेक करें, ये इंश्योर करें कि ये कानून अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस कानून को ठीक से इम्प्लीमेंट कराने में और महिलाओं को रिलीफ देने में, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। आगे चलते हैं, कुछ सवाल हैं इस कार्टून स्ट्रिप पर बेस्ड। लेट्स सी। Question number first, what do you understand by domestic violence? List the 2 rights that the new law helped achieve for women who are survivor of violence. इन questions को भी आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। तो पहला सवाल क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस से आप क्या समझते हैं? वो सभी प्रकार की वायलेंस जो महिलाओं के खिलाफ होती है, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड और वर्बल एब्यूजेस और मेंटल टॉर्चर, ऑल दिस कम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। आगे क्या करें, ये जो राइट है डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन का महिलाओं के लिए, इससे कौन कौन सी 2 चीज़ें अचीव करेंगी महिलाएं? एक तो ये अचीव करेंगी कि बिना किसी फिजिकल, मेंटल या सेक्सुअल टॉर्चर के वो उसी घर में रह सकती हैं, और दूसरा अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट, मॉनेटरी हेल्प भी देनी होगी परिवार वालों को या हस्बैंड को जिन्होंने ऐसा कुछ महिला के अगेंस्ट किया है, उस महिला को वो मॉनेटरी हेल्प भी देनी होगी। ठीक है, तो 2 चीज़ें जान ली हमने। शी हैज़ द राइट टू लिव इन द शेयर्ड हाउस होल्ड पीसफुली। अनदर इज शी विल ऑल्सो गेट मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम हर हस्बैंड और इन लॉज फॉर हर वेरियस नीड्स। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द प्रोसेस दैट वॉज डन टू मेक मोर एंड मोर पीपल अवेयर अबाउट द नीड फॉर दिस लॉ। तो 2 प्रोसेस या वो प्रोसेस हमने लिस्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया गया। इसमें लोग बहुत सारी चीज़ें की, उन्होंने अलग अलग मीटिंग्स की, प्रोटेस्ट की, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़ चैनल्स में डिबेट्स की, लॉयर्स के ग्रुप में अपनी डिमांड्स को रखा। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नई मांगों को पहुंचाने की, जिससे जो अफेक्टेड हो रहे हैं लोग उनको रिलीफ दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट 2 डिफरेंट वेज इन विच पीपल लॉबीड द पार्लियामेंट। 2 अलग अलग तरीके बताएं जिससे पार्लियामेंट में लॉबिंग, ये लॉबिंग होता है अपने फेवर में करना किसी व्यक्ति को, उसको लॉबिंग कहते हैं। तो पार्लियामेंट यानी कि जहाँ पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको हम वोट देकर चुनते हैं, वहाँ पे भी लॉबिंग होती है, यानी कि अपने फेवर में लॉज या कानून बनाने या डिसीजंस लेने के लिए अफेक्ट करते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे लॉबिंग की वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस ने और लॉबिंग की लॉयर्स ने, ताकि महिलाओं के रिलीफ के लिए ऐसा कानून बनाया जा सके। तो समय समय पे अलग अलग प्रकार की लॉबीज अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लॉबीज हमने जान ली, द लॉयर्स लॉबी एंड द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस लॉबी। नाउ मूविंग ऑन, एक और इमेज देखते हैं यहाँ पे, इक्वल रिलेशनशिप्स आर वायलेंस फ्री। ठीक है, बराबरी से रिश्ते हिंसा से मुक्त। तो बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। तो ये एक डायग्राम है जिसमें हमें एक दिख रहा है कि एक किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, किसी फैमिली को ग्रो करने के लिए बोथ मेन एंड वुमेन, हस्बैंड एंड वाइफ हैज़ टू कंट्रीब्यूट इन इक्वल मैनर। अगर आप किसी एक के खिलाफ भी वायलेंस करेंगे या स्पेशली महिलाओं के खिलाफ, तो घर को चलाने में या सुचारू रूप से उस सिस्टम को स्टैब्लिश करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इक्वल रिलेशनशिप्स आर वायलेंस फ्री। इससे हम ये समझते हैं कि बराबरी का रिश्ता वही होता है जहाँ पर हिंसा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसके खिलाफ ना हो, और स्पेशली महिलाओं के खिलाफ ना हो वायलेंस। उसके बाद दूसरी इमेज देखते हैं हम, द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हमने बनाया, उससे जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसको रोकने में एक मदद मिली। सो व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस इज एनी काइंड ऑफ फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक अब्यूज और एनी अदर काइंड ऑफ टॉर्चर टू द वुमेन इज नोन एज डोमेस्टिक वायलेंस। अब आगे चलते हैं।
कंक्लूजन हमने क्या किया कि हमारे देश में कानून बनाने के लिए एक प्रक्रिया है। देखते हैं क्या। पीपल मेक सम डिमांड्स फॉर न्यू लॉज और a change in the existing ones according to the changing situation and circumstances in the society में जैसे जैसे नई चीज़ें आती हैं, नए नए प्रोसेसेस आते हैं, नए नए ट्रेडिशंस आते हैं, उसी हिसाब से लोग नई डिमांड्स करते हैं चेंज की कानून में या नया कानून लाने की। उसके बाद क्या होता है, द कैबिनेट डिस्कस द इशू एंड फॉर्म्स आर ड्राफ्ट बिल। तो कैबिनेट उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट, उसके रिलेटेड मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ के लिए डिस्कशन करते हैं कि कैसा कानून आना चाहिए। फिर पार्लियामेंट में उस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि इस केस में किया 2002 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद अगेन कुछ चेंजेस के साथ 2005 में इंट्रोड्यूस किया। उस इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, द बिल इज डिस्कस्ड एंड वोटेड इन द पार्लियामेंट। उस बिल को के ऊपर डिस्कशन करते हैं, अलग अलग एमपीज अपने व्यूज़ देते हैं और उसके बाद उसको पार्लियामेंट में वोटिंग कराई जाती है और उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना होता है, यानी कि आधे से ज़्यादा लोग उसके फेवर में वोट करते हैं तब वो पास माना जाता है। आगे, इट इज़ साइंड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर इट गेट्स पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद वो राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है और वहाँ पे वो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, उस पर अपनी हामी भर देते हैं, अपना एसेंट देते हैं और तब वो एक कानून में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रोसेस है हमारे देश में कानून बनने की। फाइनली इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द होल कंट्री। सो नेक्स्ट इज अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। ये तो हमने जान लिया कि कानूनों की डिमांड कहाँ से आती है, नए कानून की मांग कहाँ से आती है, क्यों नए कानून चाहिए या पुरानों में बदलाव करना होता है और कैसे वो एक कानून में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी कानून कभी कभी पास हो जाते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं या कंट्रोवर्शियल होते हैं, जिनमें विवाद होता है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को पसंद नहीं आते हैं। तो ऐसे भी कानून है, जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, समटाइम्स लॉज कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हैंस लीगल बट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल। तो कई बार कानून लीगल होते हैं, सही तरीके से पास किए होते हैं, पर फिर भी वो लोगों को पसंद नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कुछ लोगों के हित, बेनिफिट्स या कुछ लोगों की इक्वालिटी उससे अफेक्ट होती है। जैसे कि some people think that intention behind specific laws was unfair or harmful। तो कुछ group of people, they may be belonging to certain gender, religion, caste or any other background, and they can think that the intention of the government was unfair and it may harm us presently or in future. So hence people criticize these laws by means of public protest, demonstration, news debates, writing articles etc। तो लोग इनकी क्रिटिसिज्म करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं अलग अलग तरीके से। वो सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करते हैं, मार्च करते हैं, मूवमेंट आंदोलन करते हैं, हंगर स्ट्राइक्स करते हैं, न्यूज़पेपर डिबेट्स में और न्यूज़ चैनल डिबेट्स में आर्टिकल्स लिखते हैं और प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे अपनी बात रखते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे तरीक़ों से प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे सिग्नेचर कैंपेन्स एक्सेट्रा। When a large number of people oppose a bill or law, then the parliament is pressurized to amend such laws। जब बहुत ज़्यादा लोग किसी कानून का विरोध करते हैं तो सरकार जो है वो मजबूर हो जाती है ऐसे लॉज को हटाने के लिए या उनमें परिवर्तन लाने के लिए। सो नेक्स्ट इज एक ऐसा ही कानून हम देखते हैं जो आपकी किताब में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी आर इलीगल। हॉकिंग और वेंडिंग जो है वो इलीगल है किसी शहर में, पर फिर भी ये चीज़ें होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का, जो छोटे दुकानदार हैं, जो ज़्यादा रिच नहीं है, जो एक शॉप का किराया नहीं दे सकते हैं या बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं, वो बेचारे छोटे छोटे इकोनॉमिकली पुअर लोग अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं और चीज़ें बेचते हैं और सड़कों पे ही वो ऐसे दुकानें लगाते हैं। हालांकि इससे जो मूवमेंट है ट्रैफिक का और लोगों का वो अफेक्ट होता है, पर फिर भी उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। अगर उनको ये पूरी तरह से बंद करा दिया जाए तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही और भी कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं जिससे किन्हीं दो अलग अलग समूहों का अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट वॉयलेट हो रहा हो या उनका फंडामेंटल राइट या इक्वालिटी हार्म हो रही हो, उस तरीके का कोई भी कानून हो तब वो क्या बन जाता है, एक कंट्रोवर्शियल और अनपॉपुलर लॉ। If some people are unsatisfied with the government's action, they can approach the court also। तो अब एक और चीज़, एक और मुद्दे या एक और तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, वो ये कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही हमारी बात मानेगी, और अगर सरकार हमारी बात ना माने
और उसने कोई अनपॉपुलर लॉ बना दिया है जो हमें पसंद नहीं आ रहा या किसी ग्रुप को पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। और अगर कोर्ट को लगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स हैं, इक्वालिटी, ठीक है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, या और भी कोई राइट जो हमारा फंडामेंटल राइट किसी चीज़ से हार्म हो रहा है या गवर्नमेंट हमसे छीन रही है, अगर कोर्ट को लगेगा कि इस कानून से, ये जो नया कानून है या जो कानून में बदलाव हुआ है, उससे अगर लोगों की फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल जो डिमांड्स है वो हार्म हो रही हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, उस लॉ को कोर्ट हटा सकता है। द कोर्ट हैज़ द पावर टू कैंसल सच लॉ विच डू नॉट एडहर टू द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि हमारा कोर्ट नया कानून कोई नहीं बना सकता है, नया कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, लेजिस्लेचर की, गवर्नमेंट की और पार्लियामेंट की। पर जो अनपॉपुलर लॉ हैं और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसके अगेंस्ट अगर कोई लॉ बना दिया है तो उसको कैंसिल जरूर कर सकते हैं हमारे कोर्ट्स। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेस्ट, तो फिर लोग कैसे कैसे प्रोटेस्ट करते हैं इन अनपॉपुलर लॉज के खिलाफ, हालांकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, तो फिर से देख लेते हैं। लोग रैलीज करते हैं, लोग हंगर स्ट्राइक्स करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, लोग न्यूज़ चैनल डिबेट्स में पार्ट लेते हैं, वो बड़े बड़े आंदोलन खड़े करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स चलाते हैं। तो इस तरीके से लोग अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी भी प्रकार के मूवमेंट में या रैली में या प्रदर्शन में, डेमोन्स्ट्रेशन में कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। ये टोटली अनजस्टिफाइड और इलीगल है अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव अस द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली ऑलवेज। सो नाउ मूविंग ऑन, सम न्यू टर्म्स, कुछ नई टर्म्स जो हमने पढ़ी उनको देखते हैं इस चैप्टर में। कौन कौन सी नई टर्म्स हमने पढ़ी? फर्स्ट इज क्रिटिसाइज, आलोचना करना। जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती सरकार की तो आप उसके खिलाफ तथ्यों के साथ जब अपनी बात रखते हैं उसको कहते हैं क्रिटिसाइज करना। एवोल्यूशन मीन्स कोई चीज़ कैसे फर्स्ट स्टेप से लेके एंड स्टेप तक आ रही है, हाउ अ थिंग हैज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग अप टिल द एंड इज नोन एज एवोल्यूशन। जैसे आपने ये 2005 का जो कानून है या 2006 में जो इम्प्लीमेंट हुआ, 2005 में जो पास हुआ कानून प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें सबसे पहले कहाँ से समस्या शुरू हुई, फिर डिस्कशन हुआ, फिर फाइनली क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एवोल्यूशन। मीन्स द evolvement of something, the coming of something from the beginning up till the end is known as evolution. Next is sedition, ऐसा कानून जो कि आज भी हमारे देश में है और जो अंग्रेज़ों ने पास किया था उसमें हमने कुछ बदलाव कर दिया है, पर अंग्रेज़ों ने जब वो पास किया था तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी अगर कोई लोग बोलते थे तो उसको बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट में ले जाए उनको अरेस्ट कर लेते थे और जेल में डाल देते थे। नेक्स्ट इज रिप्रेसिव, यानी कि दमनकारी कानून। तो ऐसे कानून भी बनते हैं जो कभी कभी कुछ लोगों के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे कानून हमारे देश में बने अंग्रेज़ों के टाइम में, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लॉइट अस। अब असाइनमेंट पर आ जाते हैं, आखिरी भाग पे हमारे चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन वाज द अमेरिकन सिविल राइट एक्ट पास? तो हमने अमेरिकन सिविल राइट एक्ट की बात पिछली क्लास में की थी, अभी फिर से देख लेते हैं। एक हमने रोज़ा पार्क्स की कहानी सुनी, जिसमें 1 दिसंबर 1955 को 1955 को रोज़ा पार्क्स को एक सीट खाली करने बोला जाता है, क्योंकि वो एक ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करती थी वो महिला। तो एक वाइट जब बस में एंटर होता है तो उस रोज़ा पार्क जो कि ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करती थी उनको सीट खाली करने बोला जाता है, जिससे वो डिनाई करती हैं। उसके बाद उनके साथ वायलेंस होती है, फिर पूरे देश में ऐसी हिंसा की घटनाएं हो जाती हैं। इसी तरीके की घटना अमेरिका में आजकल भी चल रही है प्रेजेंटली, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पुलिस के द्वारा और फिर प्रदर्शनकारी पूरे देश में प्रदर्शन करते हैं। तो उस समय जो घटना हुई उसके बाद, उससे पहले तक अमेरिका में भेदभाव या एक्सप्लॉयटेशन होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक्स के अगेंस्ट। उनको पब्लिक फैसिलिटी यूज़ करने नहीं दिया जाता था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करने नहीं दिया जाता था, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। तो इस सभी एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने के लिए अमेरिका ने सिविल राइट पास किया, द अमेरिकन सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड व्हाई वाज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास्ड इन इंडिया?
कब और क्यों प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास करना पड़ा भारत में? क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक न्यू लॉज एंड चेंज द ओल्ड वंस इन इंडिया? डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग इन इंडिया। किसको पुराने कानून बदलने का और नए कानून लाने का अधिकार है भारत में? और जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए कि कानून कैसे फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक कैसे कानून आता है और कैसे वो पास होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, उसको आप डिस्कस करें, उसके अलग अलग स्टेप्स को लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, विच लॉज कैन बी कैंसल्ड बाय कोर्ट्स इन इंडिया? कौन से कानूनों को हमारी कोर्ट कैंसिल कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, सेडिशन. सेकेंड, क्रिटिसाइज. I hope you understood everything what we have discussed today. If still further some doubts are there from your side, you are always welcome to clarify and ask your doubts. Thank you and have a nice day.